अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 और आज उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक यील्ड। स्टूडेंट इससे पहले हमने ना स्टोइचियोमेट्री को पढ़ा था, यानी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और मैंने आपको बताया था कि स्टोइचियोमेट्री की आगे दो एप्लीकेशंस, एक है लिमिटिंग रिएक्टेंट और दूसरी है यील्ड। अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें ना, तो उसकी जो लेफ्ट साइड है वहां रिएक्टेंट्स है, राइट साइड पे प्रोडक्ट है। लिमिटिंग रिएक्टेंट के केस में हम लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट में से लिमिटिंग रिएक्टेंट को ढूंढने में लगे रहे, लेकिन जब हम यील्ड की बात करते हैं तो फिर हम इक्वेशन की राइट साइड पे आ जाते हैं और राइट साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट हैं और प्रोडक्ट की अमाउंट को हम यील्ड कहते हैं। आइए यील्ड और उससे रेलेवेंट बातों को हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट यील्ड के टॉपिक में सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताता हूं, फिर हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। वैसे यील्ड को ना हम अगर आप इसके मीनिंग उर्दू में लें तो इसका मतलब होता है पैदावार, लेकिन यील्ड को हम केमिस्ट्री में कहते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, या आप अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बोल दो या यील्ड बोल दो, मीनिंग एक ही है। तो डेफिनेशन क्या करेंगे? डेफिनेशन में हम कहेंगे द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained during a chemical reaction is called yield। अब इसमें भी देख लो, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो हम केमिकल रिएक्शन को दौरान हासिल करते हैं, प्रोडक्ट की अमाउंट को हम कहते हैं यील्ड। यील्ड के आगे टाइप्स पे जाएंगे तो यील्ड की जो टाइप्स हैं स्टूडेंट, वो हमारे पास तीन हैं। एक टी आई मीन थ्योरेटिकल यील्ड, एक ए आई मीन एक्चुअल यील्ड, और थर्ड वन इज द परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड को पढ़ने से पहले हम थ्योरेटिकल और एक्चुअल यील्ड इसको पढ़ना चाहते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड, इसको दो और भी नाम दिए जाते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड को हम कैलकुलेटेड यील्ड कहते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड को हम एक्सपेक्टेड यील्ड कहते हैं। तो थ्योरेटिकल यील्ड कह लो, कैलकुलेटेड यील्ड कह लो, एक्सपेक्टेड यील्ड, एक ही मतलब है। अब इन दोनों में जरा एक ना बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं, फिर इसकी तरफ। मैं आपको एक चीज ना फिजिकल एवरीडे लाइफ से एक फिजिकल एग्जांपल से ये पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं कि थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है, एक्चुअल यील्ड क्या होता है। आइए जरा एनिमेशन की मदद से इसको समझें। स्टूडेंट, किचन के अंदर एक प्रोसेस बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा होता है और वो है टी मेकिंग, चाय बनाने का अमल। चाय बनाने के लिए जो जो आपको लवाजमात चाहिए, जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए, वो मेन चार चीजें हैं। पानी चाहिए, पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए और मिल्क चाहिए। ये चार चीजें हैं। मैं इनको कंसीडर करता हूं दीज आर द रिएक्टेंट्स, और चाय हमारे पास जो है दैट इज द प्रोडक्ट। अब आप इसमें देखें दो तरह से, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यानी अमाउंट ऑफ टी जो हम हासिल करते हैं, दैट इज कॉल्ड द यील्ड। अब आप इसको दो तरह से स्टडी कर सकते हैं। पहली बात, मैं आपको बुलाता हूं, मैं आपको कहता हूं जनाब ये लें 200 ग्राम वाटर, ये लें 50 ग्राम टी पत्ती, ये लें 100 ग्राम शुगर और ये ले लें 200 ग्राम मिल्क। अब आपके पास ये चारों चीजें आ गई जिनसे चाय बनती है। आप किचन की तरफ बढ़ते हैं और मैं बैठ के इन चारों चीजों के मैस को, अमाउंट को ऐड अप करता हूं। 200 ग्राम वाटर प्लस 50 ग्राम टी प्लस 100 ग्राम शुगर प्लस 200 ग्राम मिल्क। तो इस तरह अगर आपके पास इसको आप ऐड अप करेंगे तो आपके पास ये 550 ग्राम है। अब ये जो अमाउंट आई है ना 550 ग्राम, ये मैंने कैलकुलेट की है,
और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप इतने ग्राम 550 ग्राम टी बना के लाएंगे, तो दिस 550 ग्राम इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड, एक्सपेक्टेड यील्ड, कैलकुलेटेड यील्ड। अब आप टी जो है ना, चाय बना के आप आते हैं, मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज द मैस ऑफ टी, कितनी चाय बनाई, तो आप 550 ग्राम नहीं कहेंगे, आप कहेंगे जी ये 400 ग्राम है। अब ये जो आपने कुकिंग के बाद, बनाने के बाद जो चाय लाए हैं ना, चाय की इस मिकदार को दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल यील्ड, यानी जो आप एक बाकायदा एक्सपेरिमेंटेशन के बाद अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लाते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्सपेक्टेड यील्ड। वो कितनी है, सपोज वो 400 है, और कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल यील्ड कितनी थी, 550। इसका मतलब है आपने 150 ग्राम जो है रिएक्टेंट उसको जाया कर दिया। वो डिफरेंट उसकी रीजन हो सकती हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो आपके पास एक्चुअल यील्ड आई 400 ग्राम, इट इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो थ्योरेटिकल यील्ड क्या होगी, एक्चुअल यील्ड क्या होगी, जरा डेफिनेशन की तरफ आते हैं। स्टूडेंट थ्योरेटिकल यील्ड में मैं कहूंगा द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट calculated from balanced chemical equation is called theoretical yield। ये डेफिनेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से प्रोडक्ट की जो अमाउंट हम हासिल करते हैं उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। दूसरी बात, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, maximum amount of product which can be obtained, which can be produced, जो आप हासिल कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट जो याद रखना है, थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा एक्चुअल यील्ड से ज्यादा होगी, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअली। ये एक ना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी होगा कि थ्योरेटिकल यील्ड एक्चुअल यील्ड से ज्यादा क्यों होती है, इसके आपको रीजन बताना है। ये कुछ पॉइंट्स आप थ्योरेटिकल यील्ड में। अब आ जाएं एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड में पहली बात, डेफिनेशन में, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट which is obtained by performing an experiment, या which is obtained from an actual experiment, which is obtained from an actual experiment is called actual yield। इसके बारे में जो दूसरी बात आपने ज़हन में रखी वो है कि एक्चुअल यील्ड को हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं, इसको हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं। और तीसरी बात जो ऊपर मैंने उसको रिवर्स कर दो, इधर मैंने कहा कि थ्योरेटिकल यील्ड एक्चुअल यील्ड से ज्यादा होती है, इधर मैं कहता हूं कि एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। इट इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। स्टूडेंट मैं ना एक और एग्जांपल से ना ये दोनों बातें समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे पास ना कार्बन है और ऑक्सीजन है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेरे पास इक्वेशन, मुझे ये नॉलेज है कि कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा बेसिक नॉलेज। मैं आपसे कहता हूं स्टूडेंट, यू हैव 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये दो चीजें, तो मुझे बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी? दो तरह से बताओ, एक बैठ के बॉल पॉइंट लेकर एक पेपर के ऊपर मुझे कैलकुलेट करके दो कितनी बनेगी,
और दूसरा लैब में जाकर एक्सपेरिमेंटली मुझे बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी आ सकती है। पहला काम आप क्या करेंगे, आप बैठ के बॉल पॉइंट लेकर पेपर के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। फॉर दैट कैलकुलेशन यू नीड द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बिकॉज यील्ड इज एन एप्लीकेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्री। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ली और ये हमें बता रही है कि अगर आपके पास कार्बन का 1 मोल होगा, ऑक्सीजन का 1 मोल होगा, वी विल गेट 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और हमारे पास जो मैस है, गिवन मैस है, वो 12 ग्राम है, और यू नो 12 ग्राम कार्बन दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। सिमिलरली 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मीन यू हैव 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अगर दोनों रिएक्टेंट का 1 मोल ईच है तो इनमें कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है, यानी एट द एंड ऑफ रिएक्शन दोनों की ये अमाउंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगी एंड यू विल गेट द 44 ग्राम, आई मीन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो आपने कहा ना कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, ये जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आई है ना, ये आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट की। दिस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड द थ्योरेटिकल यील्ड। TY मीन थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड। अब ये तो काम आपने कैलकुलेशन की मदद से कर दिया। अब मूव टुवर्ड्स द लैब एंड परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। वहां पे 12 ग्राम कार्बन ले लो, कार्बन में भी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, इन द फॉर्म ऑफ कोल, इन द फॉर्म ऑफ डायमंड एटसेट्रा। आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाएगी इन ऑक्सीजन सिलेंडर, दोनों का रिएक्शन करवाओ। जब रिएक्शन करवाएंगे CO2 जो है ना वो हासिल हो। CO2 को किसी CO2 अब्जॉर्बिंग सब्सटेंस कंपाउंड उसमें अब्जॉर्ब करवाते जाओ और यूं CO2 का मैस मालूम। जब हम मैस मालूम करेंगे ना, जो CO2 आपने एक्सपेरिमेंट में प्रोड्यूस की, बनाई, तो वो 44 ग्राम नहीं आएगा, दैट इज लेस देन 44। वो मे बी 32 ग्राम, 34 ग्राम, 38, 40 ग्राम आ सकता है, लेकिन वो 44 से कम आएगा। सपोज वो आ गया जी 40 ग्राम, तो स्टूडेंट ये जो आपने 40 ग्राम CO2 एक्सपेरिमेंट के दौरान हासिल की, दिस अमाउंट ऑफ CO2 इज द प्रोडक्ट एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड यील्ड। दिस यील्ड इज कॉल्ड द एक्चुअल यील्ड। तो थ्योरेटिकल यील्ड 44, मैक्सिमम यील्ड which can you obtain from an which you can calculate, and this one is the actual yield. It can only be obtained by performing the experiment. तो ये दोनों में एक डिफरेंस है, फर्क। स्टूडेंट एग्जाम में बार दफा क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड, दोनों में डिफरेंस बताओ। तो जो बातें हमने इधर लिखी हैं इन्हीं पॉइंट्स को यहां पे लिख दो। यानी एक बार इसमें ध्यान में रखें, जब भी एग्जाम में आपसे डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आए, कंपैरिजन का क्वेश्चन आए, डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन आए, डिफरेंशिएट करें, डिफिन में डिफरेंशिएट करें, एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड में डिफरेंशिएट करें, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंशिएट करें, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम इनमें डिफरेंशिएट, जब भी सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में डिफरेंशिएट करें, ये आगे चल के आप पढ़ेंगे। तो जब भी डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आता है, जब भी कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है, जब भी डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन आता है, सेकंड ईयर में जाके आप ना डिफरेंट कंपाउंड में डिस्टिंक्शन पढ़ेंगे, केमिकल डिस्टिंग्विश करें जी, एसीटोन को फॉर्मेल्डिहाइड से करें, 1 प्रोपानोल को तो डिस्टिंग्विश। तो जब भी इस किस्म का क्वेश्चन आएगा, द आंसर मस्ट बी इन टेबुलर फॉर्म। आपको टेबल की फॉर्म में आंसर देना पड़ेगा। एक टर्म इधर लिखेंगे, दूसरी टर्म इधर लिखेंगे, और एटलीस्ट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, कम से कम 3 होने चाहिए। अब आप इसमें क्या लिखेंगे? पहले तो थ्योरेटिकल यील्ड की डेफिनेशन वही जो हमने पढ़ी है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सिमिलरली द डेफिनेशन ऑफ एक्चुअल यील्ड, वही जो भी हम पढ़ के आए। दूसरा पॉइंट ये बताएंगे कि डेफिनेशन के बाद थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड, ग्रेटर, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड। और एक्चुअल यील्ड में क्या कहेंगे? इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन थ्योरेटिकल यील्ड। तीसरा पॉइंट, थ्योरेटिकल यील्ड, इसको मालूम करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट व्हाइल कैलकुलेटिंग द थ्योरेटिकल यील्ड, इट इज जस्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और टू डिटरमिन द एक्चुअल यील्ड यू हैव टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। यानी तीसरा जो पॉइंट आप लिखेंगे, इधर नो नीड
of experiment, or either you have to perform the experiment. एक और पॉइंट अपनी तरफ से लिख सकते हैं, theoretical yield is also called expected yield, calculated yield, and actual yield is also called experimental yield. ये भी एक पॉइंट है। स्टूडेंट, theoretical के बाद एक्चुअल के बाद नेक्स्ट वी हैव द परसेंटेज यील्ड। यील्ड की तीन टाइप्स आ गई ना, तो थर्ड वन इज द परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड होती क्या है? परसेंटेज यील्ड इट इज द रेशो बिटवीन एक्चुअल यील्ड एंड theoretical yield. Multiplied by 100. The ratio. Percentage yield is the ratio. Ratio mean A को actual yield को न्यूमरेटर में, theoretical yield को डिनोमिनेटर, बटे में लिखना, बटे, ऊपर actual yield, नीचे theoretical yield, और फिर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। परसेंटेज है ना, 100 से मल्टीप्लाई। जैसे परसेंटेज यील्ड दैट इज इक्वल टू एट इंटू 100, ये याद रखना, टोटका है, एट इंटू 100। एट, ए स्टैंड फॉर एक्चुअल यील्ड and T stand for theoretical yield. So actual yield over theoretical yield multiplied by 100, it gives the percentage yield. अब एक sentence, the efficiency of a chemical reaction is determined from its percentage yield. Sentence है, the efficiency of a chemical reaction is determined, कह लें, calculated कह लें, is determined from its percentage yield. अच्छा, अब एक ये टर्म आ गई efficiency of reaction। efficiency, वैसे उर्दू में हम कहें तो एफिशिएंसी के मानी आ गए कारकर्दगी, एफिशिएंसी, वो बड़ा एफिशिएंट है, बड़ी एफिशिएंसी है, इस इंजन की एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, आई मीन कारकर्दगी। यहां और बात है, एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन मीन रिएक्टेंट की कितनी मिकदार आपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट की। जितनी रिएक्टेंट की ज्यादा मिकदार आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, उतनी एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन, उतनी आपकी जो कॉम्पिटेंसी है तो वो ज्यादा मानी जाती है। तो जितनी ज्यादा रिएक्टेंट की अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी, जितना प्रोडक्ट ज्यादा हासिल होगा, उतनी एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। मैं आपको ना एफिशिएंसी से रेलेवेंट एक एग्जांपल देता हूं। स्टूडेंट, आप ना यही ले लें कि आपके पास कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन से मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, ये एक रिएक्शन है। हमने इसकी ना अगर 12 ग्राम कार्बन लें, 32 ग्राम ऑक्सीजन लें, हमने कैलकुलेट किया 44 ग्राम आता है, एंड दिस 44 ग्राम इज द थ्योरेटिकल यील्ड। तो थ्योरेटिकल यील्ड आ गई। अब एक और काम करें, 3 स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट ए, एक स्टूडेंट बी, एक स्टूडेंट सी, 3 स्टूडेंट्स। अब ये जो तीनों स्टूडेंट है ना, तीनों को मैं एक जितनी मिकदार में ना रिएक्टेंट्स देता हूं, तीनों, इसको मैं 12 ग्राम कार्बन, 32 ग्राम ऑक्सीजन, इसको भी इसी तरह, इसको भी। अब तीनों स्टूडेंट को मैं लैब में भेज देता हूं और मैं कहता हूं कि आप CO2 जो बना के लाए हैं ना, मुझे उसकी एक्चुअल यील्ड आके बताओ। पहला स्टूडेंट आया, मुझे कहता है सर मैंने 32 ग्राम CO2 प्रोड्यूस की, जो एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने हासिल की 32 ग्राम, दैट इज कॉल्ड द एक्चुअल यील्ड। और एक्चुअल यील्ड को मैंने न्यूमरेटर ऊपर लिया, थ्योरेटिकल यील्ड वो मुझे पहले पता है 44 ग्राम,
तो 32/44 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मैंने परसेंटेज यील्ड निकाल। आप इसको कैलकुलेट करेंगे 32 डिवाइडेड बाय 44, तो स्टूडेंट मेरे पास ये आ गया 32 divided by 44, we have 72%. It means जो परसेंटेज यील्ड है वो आ गई 72%। अब इसमें नोट कर लेना है कि उसे 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करना था, लेकिन वो 32 ग्राम प्रोड्यूस कर सका। इट मींस वो 12 ग्राम रिएक्टेंट की अमाउंट वो जाया कर गया। दूसरा स्टूडेंट उससे ज्यादा केयरफुल था, उसकी टेक्निकल अप्रोच उससे कदरे बेहतर थी। वो आता है, वो कहता है जी मेरे पास 35 ग्राम जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो 35/44 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब आप इसको देखिए 35 डिवाइडेड बाय 44 and it gives us multiply by 100, it gives us roughly 80%। इसका मतलब 80%, तो परसेंटेज यील्ड बढ़ गई। 32 ग्राम एक्चुअल यील्ड, परसेंटेज यील्ड 72। एक्चुअल यील्ड 32 से 35 ग्राम होगी 35 ग्राम, तो परसेंटेज यील्ड 80। तो जितनी एक्चुअल यील्ड बढ़ रही है वैसे वैसे परसेंटेज यील्ड भी बढ़ रही है। तीसरी बात, एक और स्टूडेंट वो इन दोनों की निस्बत ज्यादा एक्सपीरियंस था, एनालिटिकली स्ट्रॉन्ग था, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग था, और उसके पास जो इक्विपमेंट थे वो भी मॉडर्न थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो आके हमें कहता है कि वो 40 ग्राम प्रोडक्ट हासिल कर सका, एक्चुअल यील्ड 40, तो 40/45 मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टूडेंट अगर हम 40 डिवाइडेड बाय 44 और फिर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये रफली 90% आ गया, 90%। एक और स्टूडेंट जो वैसे बैठा हुआ है वो झूठ बोल सकता है कि सर मेरे 44 ग्राम जो है वो CO2 बना, तो 44 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो 100%। लेकिन 100% जो है वो आइडियल केस हो सकता है, इस रियल जो यूनिवर्स है उसमें तो ये पॉसिबल नहीं। तो अब देखिए जितनी जो है एक्चुअल यील्ड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे परसेंटेज यील्ड भी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है जितना कोई स्टूडेंट, जितना कोई वर्कर एक्सपीरियंस्ड होगा, जितनी वो ज्यादा एहतियात बरत रहा होगा, जितनी जो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा बेहतर होंगे, जितनी जो सब्सटेंस आपका रिएक्टेंट ज्यादा प्योर होंगे, तो उतना जो आपकी ना परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड हमें क्या बताती है? परसेंटेज यील्ड टेल्स अस द एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट की कितनी अमाउंट प्रोडक्ट में, जितनी रिएक्टेंट की ज्यादा से ज्यादा अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, इट मींस उतनी एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, उतनी परसेंटेज यील्ड ज्यादा। स्टूडेंट ये कुछ बातें थी जो हम इस टॉपिक से रेलेवेंट पढ़ते हैं, यील्ड से रेलेवेंट। अब यील्ड से रेलेवेंट कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, जरा उनकी तरफ आते हैं। एक तो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया ना कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड। एक और क्वेश्चन आता है और वो है कि हाउ डू वी कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो वेरी सिंपल, परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए, परसेंटेज यील्ड इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, हमें एक्चुअल यील्ड चाहिए, हमें थ्योरेटिकल यील्ड चाहिए। ये दो चीजें चाहिए। जब आप ये दो चीजें मिल जाएं तो आप इस फार्मूला की मदद से परसेंटेज यील्ड इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं दोबारा बताता चलूं कि परसेंटेज यील्ड के लिए आप क्या करेंगे, एट मल्टीप्लाई बाय 100, एट मल्टीप्लाई बाय, एट से ए इट रिप्रेजेंट एक्चुअल यील्ड, टी फॉर थ्योरेटिकल यील्ड, और मल्टीप्लाई बाय 100। और नीचे ये सेंटेंस भी लिख देना कि द एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट से मेरे मुराद के जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट मुख्तलिफ अंदाज में आ सकती है। मतलब आपसे पूछा जा सकता है व्हाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन अ थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से हमेशा कम क्यों?
इसी को चेंज कर। वाई थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल यील्ड से थ्योरेटिकल यील्ड ज्यादा है। या व्हाट आर द फैक्टर विच काजेज अ डिक्रीज इन एक्चुअल यील्ड देन थ्योरेटिकल, वो फैक्टर कौन से? तो आइए उनमें से कुछ रीजन, कुछ फैक्टर देखते हैं जो थ्योरेटिकल यील्ड की निस्बत एक्चुअल यील्ड के कम होने का बायस बनते हैं। याद रखते हैं, ये पहला जो फैक्टर है ना नंबर 1 पे, वो है प्रैक्टिकली इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इनएक्सपीरियंस्ड, गैर तजर्बाकार, ना तजर्बाकार है। प्रैक्टिकली इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर, उसमें बहुत सारी कमी कुताही, अभी उसने सीखा ही कुछ नहीं। He has many shortcomings. Shortcomings mean खामियां, कुताहियां। तो practically inexperienced worker has many shortcomings and cannot obtain expected yield, यानी वो उतनी यील्ड नहीं हासिल कर पाता जितनी थ्योरेटिकल यील्ड से हमने एक्सपेक्ट की। एक और भी रीजन, और वो रीजन है मैकेनिकल लॉस। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन, जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उस दौरान आपसे कुछ ना कुछ अमाउंट प्रोडक्ट की जाया कर बैठे। मतलब वेरियस जो टेक्निक आप यूज करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान, आप इसमें फिल्ट्रेशन करवा रहे हैं, फिल्ट्रेशन के दौरान स्प्लैशिंग है, या एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में मिक्सचर को जो है ट्रांसपोर्ट करते वक्त आप कुछ ना कुछ उसके अमाउंट जाया कर बैठे। फिल्ट्रेशन के दौरान फिल्टर पेपर के ऊपर, फनल के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट के अमाउंट रह जाता है। स्प्लैशिंग के दौरान कुछ प्रोडक्ट जो है वो बाहर को गिर जाता है। इसी तरह डिस्टिलेशन के लिए सेपरेशन आप कर रहे हैं, आप ना सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल। तो ज्यादातर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा प्योरिफिकेशन प्रोसेस होते हैं वो सेपरेटिंग फनल के जरिए होते हैं। उस दौरान आप वो एक से दूसरे कंटेनर में मिक्सचर को लाते वक्त आप उसकी कुछ अमाउंट जाया कर बैठते। सिमिलरली वॉशिंग के दौरान कुछ प्रोडक्ट सॉल्वेंट के अंदर ही वो वॉश साथ ही चला जाता है। ड्राइंग के दौरान आप जाया कर बैठते हैं, एंड वेरियस अदर टेक्निक्स। तो ये दूसरी बड़ी वजह है एक्चुअल यील्ड के थ्योरेटिकल यील्ड से कम, मैकेनिकल लॉस। तीसरा पॉइंट जो आपने ज़हन में रखना है, केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ साइड रिएक्शन भी उसको कंपीट कर रहे हैं। सम साइड रिएक्शंस आल्सो कंपीटिंग। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। हम कहते हैं जी कार्बन ऑक्सीजन से मिली कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो हम तो यही मेन रिएक्शन लिख देते हैं ना, कार्बन ऑक्सीजन CO2 बना। हम कहते हैं और तो कुछ हो ही नहीं, हालांकि ऐसी नहीं बात। होता वाला क्या है कि बाज दफा ये जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल रही है ना, CO2 के साथ साथ यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है। ये भी होता है कि ये जो कार्बन आपके पास है ये इम्प्योर है, इसके अंदर सल्फर पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर वाटर वेपर्स हैं और कुछ इम्प्योरिटीज हैं। अगर इसके अंदर सल्फर पार्टिकल्स हैं तो वो ऑक्सीजन से मिलकर SO2 बना रहे हैं। ये जो आपके पास ऑक्सीजन है ये आप आमतौर पर हवा से हासिल करते हैं। इस ऑक्सीजन के साथ वेरियस अदर गैसेस वो भी हो सकते हैं और वो इससे रिएक्शन करके और वेरियस प्रोडक्ट आपको देते हैं। मेन रिएक्शन तो यही हुआ ना जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये साइड रिएक्शन ये भी इसको कंपीट कर रहे होते हैं और कुछ अमाउंट इधर भी जाया हो रही होती है जिसको हम कैलकुलेशन में नहीं लाते। और
रिएक्टेंट की कुछ अमाउंट इन साइड रिएक्शन में जाया होने की वजह से हमारे पास प्रॉपर जो है एक्चुअल अमाउंट नहीं आ पाती। नेक्स्ट नंबर 4 पे रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। अब ना बाज़ दफा A प्लस बी रिवर्सिबल C प्लस टी, रिएक्शन रिवर्सिबल होता है और हम समझते हैं नहीं ये इरिवर्सिबल है और हम समझते हैं रिएक्टेंट सारे का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। हालांकि रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको पता है कि प्रोडक्ट की कुछ अमाउंट वो भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है और रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ मिकदार। लेकिन हम कैलकुलेशन में क्या कहते हैं, हम कहते हैं ऑल द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। नंबर 5, 5वां पॉइंट, ये जो आप रिएक्टेंट चूज कर रहे हैं दे माइट बी इम्प्योर, रिएक्टेंट्स माइट बी इम्प्योर। हमने कहा भी है 12 ग्राम ऑफ कार्बन, हम कार्बन 12 ग्राम ले रहे हैं, क्या लिख रहे हैं 12 ग्राम कार्बन, उसी के लिहाज से कैलकुलेशन करके थ्योरेटिकल यील्ड। लेकिन पता चला कि ये जो कार्बन है दिस वन इज नॉट अ प्योर कार्बन, ये इसमें ना 0.5 ग्राम इंप्योरिटीज हैं। तो इट मींस हमने तो 12 ग्राम लिख दिया ना, एक्चुअली कार्बन थी कितनी 11.5 ग्राम, हमने 12 ग्राम लिख दी, हमने इन इंप्योरिटीज को नेग्लेक्ट किया। तो बाज़ दफा रिएक्टेंट में इंप्योरिटीज होती हैं, हम उनको नेगेट कर जाते हैं, नेग्लेक्ट कर जाते हैं और उनको नेग्लेक्ट करने की वजह से हम उनको प्रोडक्ट की अमाउंट में शामिल कर देते हैं थ्योरेटिकली, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली वो उनमें शामिल नहीं होते। और आखिरी बात जो आप ज़हन में रखेंगे वो है कि बाज़ दफा रिएक्शन कंडीशन सूटेबल नहीं होती, रिएक्शन कंडीशंस आर नॉट सूटेबल। और रिएक्शन कंडीशन मीन टेम्परेचर, प्रेशर, इस तरह कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो बाज़ दफा ना रिएक्शन कंडीशन सूटेबल नहीं होती, जिसकी वजह से हम ना एक्सपेक्टेड यील्ड हासिल नहीं करते। स्टूडेंट ये कोई 5 से 6 रीजंस हैं जिनकी बिना पर एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हमने यील्ड को पढ़ा, यील्ड की 3 टाइप्स, थ्योरेटिकल है, एक्चुअली है और परसेंटेज यील्ड को पढ़ा और इनसे रेलेवेंट एग्जाम में जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यील्ड से रेलेवेंट 2 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस है, एक एग्जाम्पल है और एक एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह उनको स्टडी करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।